तो जैसा आपको पता है, पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे, हमने एरोमेटिसिटी पर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। कौन एरोमेटिक कैसे करते हैं, कौन नॉन एरोमेटिक और कौन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज नोन एज एनुलीन्स। ठीक है, दैट इज नोन एज एनुलीन, AN। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनुलीन्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास एनुलीन्स, व्हाट डू वी मीन बाय एनुलीन्स, क्या होते हैं। ठीक है, तो एनुलीन्स आर एनी गिवन मॉलिक्यूल, एनी क्लोज्ड मॉलिक्यूल with a sequence of alternate pi bonds throughout is called aniline। ठीक है, is called aniline। तो aniline क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा जो एक रिंग की फॉर्म में होगा और उस मॉलिक्यूल में कंप्लीटली अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होंगे आपके पास, तो वो होगा हमारे पास एक एनुलीन। जैसे हम लिखेंगे दे हैव द जनरल फॉर्मूला। एनुलीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnHn। ठीक है, दे हैव द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnHn, और CnHn वाले एनुलीन को हम कहते हैं एनुलीन। सॉरी, मैंने एल्यूमिन लिख दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनुलीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनुलीन। ठीक, जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर हम कंसिडर करते हैं इफ n इज इक्वल टू 4, अगर हमारे पास n क्या होगा 4, तो एनुलीन का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी C4H4, और C4H4 को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 4 एनुलीन। क्या कहेंगे, 4 एनुलीन। अब ये क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और क्लोज रिंग, यानी कि ये ऐसे, ये देखो, ये हमारे पास अल्टरनेट। अब देखो इस पूरे रिंग में जो है अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये एक क्लोज शेप है। सो दिस इज नोन एज 4 एनुलीन। बट 4 एनुलीन अगर आप IUPAC के हिसाब से नाम दोगे, सो इट विल बी साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन। क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन। अब एग्जाम में वो आपको क्या कर सकता है, बोलेगा साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन इज ऑल्सो नोन एज। अब स्टूडेंट को पता ही अगर नहीं है कि साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन को 4 एनुलीन भी कहते हैं, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको अगर बताऊं, इफ जैसे n इज इक्वल टू 6, जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं, n इज इक्वल टू 6, तो मतलब C6H6। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे 6 एनुलीन। क्या नाम देंगे, 6 एनुलीन। और 6 एनुलीन क्या होता है ये भी आप पहले से ही जानते हो, 6 एनुलीन इज बेंजीन। ठीक है, तो 6 एनुलीन हमारे पास क्या होता है, बेंजीन। तो अब आपको एग्जाम यही कहेगा 6 एनुलीन इज सब्जेक्टेड टू ए फॉलोइंग रिएक्शन। अब वो होगी तो बेंजीन की रिएक्शन, लेकिन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने कहा होगा 6 एनुलीन, बिकॉज वो ये भी चेक करना चाहता है कि क्या आपको पता भी है कि 6 एनुलीन ही बेंजीन होता है। ठीक है, सो दिस इज 6 एनुलीन। हमें इसमें पढ़ना है 4 एनुलीन, 6 एनुलीन, 8 और शायद 12, 14, 16, 18, ये हम सब पढ़ लेंगे। तो दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो जो एनुलीन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आपको सिर्फ वही वाले एनुलीन पढ़ने हैं और कोई भी एनुलीन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ये हमारे पास होते हैं एनुलीन। ठीक है, सबसे पहले हम 4 एनुलीन से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 4 एनुलीन से। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं 4 एनुलीन पर, 4 एनुलीन। ठीक है, सो वी कम फर्स्ट टू 4 एनुलीन। ठीक है, इट इज शोन एज, इसको हम बनाते हैं यहां से कैसे, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4 एनुलीन। ठीक, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज विल बी C4H4। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर अगर आपको पता है, जब मैंने आपको वो डायग्राम एक बनाई थी कि कैसे फिलअप होते हैं ऑर्बिटल, जब मैंने आपसे कहा था कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, वहां पर मैंने आपको एक डायग्राम भी बताई थी कैसे वो करते हैं फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, अब उसको ध्यान में रखते हुए पहले हम ये सोचेंगे ऑल इट्स एटम्स, इसके जितने भी कॉर्नर एटम्स हैं वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दैट मींस इट इज प्लेनर, दैट मींस इट इज प्लेनर। और अगर ये प्लेनर है, आप देख रहे हो सब के सब में प्लेनर है, पूरे रिंग में क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। पूरे रिंग में क्या है, पूरे रिंग में हमारे पास कॉन्जुगेशन है, क्लोज्ड रिंग भी है हमारे पास, पूरे रिंग में क्या प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, इट इज कंजुगेशन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है या 4n पाई को। हम देखेंगे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ एक ही रूल से आ सकते हैं, वेयर वी कैन फाइंड इट 4n पाई के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें 4n पाई, ठीक, it has 4 pi electrons, it has 4 pi electrons, hence it is anti-aromatic, तो ये नॉन एरोमेटिक नहीं, ना कि एरोमेटिक, बल्कि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक। अगला पॉइंट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट एग्जिस्ट्स एज ए डायरेडिकल, ठीक है। इट एग्जिस्ट्स एज ए डायरेडिकल, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज एग्जिस्ट कैसे करता है, एज ए डायरेडिकल। अब क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस सर्कल में जब हम कर रहे थे, ठीक है, याद है आपको, सर्कल में हमें इंस्क्राइब करना है किसको, इसको, लेकिन एक कॉर्नर को हमें कहाँ रखना है, एक कॉर्नर को हमें यहाँ पर रखना होता है। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। तो फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते थे, ठीक, फिर सेंटर से एक लाइन पास करवा देते थे, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना होता था, यहां पर हमारे पास 2 होते थे जिनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास 1 होगा, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देखो, हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बांटने हैं, 4, तो 4 कैसे बांटेंगे, तो 1 और यहीं पर दूसरा भी आ जाएगा। अब तीसरा यहां पर दिया, चौथा क्या इसी में पेयर अप करवा लेंगे, नहीं, आपको एक एक करके फिल करना है। अब आप देखो इस साइक्लोपेंटाडाइईन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना अनपेयर्ड, जिनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, तो इसीलिए मैंने कहा इट एग्जिस्ट्स एज ए डायरेडिकल, दैट इज ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है एज दिस, ये एक बॉन्ड तो ऐसे ही, लेकिन दूसरे बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं। ये समझ में आई मेरी बात, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ये समझ में आई, ये मैंने क्यों ऐसे बना दिया, व्हाई नॉट लाइक दिस, व्हाई लाइक दिस, क्योंकि आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। इट एग्जिस्ट्स एज अ डायरेडिकल, दैट इज दिस, एट रूम टेम्परेचर and has a very high tendency, और इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है टू गेट डाइमराइज्ड, it has a very high tendency to get dimerized। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, डाइमराइज का मतलब क्या होता है, इसी जैसा एक और आ जाता है, डाइमर मींस 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं एक जैसे। देखो जैसे ये हमारे पास 1 है, ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, इसी के साथ इसी जैसा दूसरा मॉलिक्यूल भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये कैसा बन जाता है, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे बन जाता है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो ये इनका डाइमर होगा, ये 1 मॉलिक्यूल, ये 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज्ड। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको पता है ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक प्लस ये भी एंटी एरोमेटिक है। अब जरा यहाँ पर देखना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये देख रहे हो अगर, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाता है, दैट मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन प्लेनर। और जब भी कोई नॉन प्लेनर होगा तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है नॉन एरोमेटिक। क्या बनता है, इज इट विजिबल, हाँ, तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है नॉन एरोमेटिक। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर याद कर लो, स्टेबिलिटी में क्या कहा था, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अब जरा यहां पर देखो, ये दोनों के दोनों क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं नॉन एरोमेटिक। अब जरा सोचो, क्या ये रिएक्टेंट वाला साइड ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट वाला साइड स्टेबल ज्यादा है,
तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट वाला साइड ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दैट इज नॉन एरोमेटिक एंड दिस इज एरोमेटिक। देयरफॉर यानी कि ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम लेस स्टेबिलिटी टू हाई स्टेबिलिटी। और जब भी कोई प्रोसेस कम स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यानी कि दिस प्रोसेस, यहीं पर मैं लिख देता हूं, दिस प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन, दिस प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन इज स्पॉन्टेनियस। कोई आपसे पूछेगा कि आखिर क्यों 4-एनिलीन के केस में डाइमराइजेशन स्पॉन्टेनियस होती है, तो आप आंसर ऐसे दे सकते हो कि जैसे ही ये डाइमराइज हो जाते हैं तो इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है फ्रॉम एंटी एरोमेटिक to non-aromatic. Since non-aromatic is more stable as compared to anti-aromatic, therefore the process is spontaneous. I hope कि ये आपको समझ में आ गया होगा और मुझे डेफिनेटली इसके बारे में आप कमेंट करके बताओगे। क्या ये नीचे वाली लाइन दिख रही है? हाँ, इवन दिस इज विजिबल। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये दो क्यों कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये दो क्यों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अब आप में से मत में भी किसी को ये भी ख्याल होगा कि हमने तो पिछले टाइम एक ऐसी चीज लिखी थी जहां पर सर ने हमें लिखवाया था एंटी एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक, ये होता ही है एंटी एरोमेटिक। तो फिर ये कैसे हो गया कि एंटी एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक बन गया मिलकर क्या नॉन एरोमेटिक। ये याद रहे, ये जो हमने लिखा था ना, ये तब लिखा था जब हमारे पास दो रिंग्स डायरेक्टली अटैच हो, दो रिंग्स डायरेक्टली अटैच हो। यानी कि जब मैं आपसे कह रहा था ऐसे ना, ठीक है, तो ये दो को मिलकर बना, मींस ये एक एंटी एरोमेटिक, ये तो सॉरी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है बिकॉज दिस इज नॉन प्लेनर। ठीक है, ऐसे मैं कह रहा हूं, ये देखो, ये और ये, हाँ देखो, अगर मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने इन्हीं दो को 4-एनिलीन दो को कंबाइन कर दिया, ऐसे कंबाइन कर दिया, अब है ये एंटी एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना, ये दो मिलकर ये बना रहे हैं, ये दो मिलकर ये बना रहे हैं। आप देखो इसका में जो 4-एनोलिन है उसका एक बॉन्ड रेडिकल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड रेडिकल की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दोनों के दोनों बॉन्ड आपने ऐसे ही दिखाए हैं। यानी कि ये दो 4-एनोलिन्स मिले हुए हैं थ्रू ए बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर दो एनोलिन्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और मिलकर बना रहे हैं ये वाला मॉलिक्यूल। इसीलिए यहाँ पर ये रूल नहीं लगेगा एंटी एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक, तो ये भी एंटी एरोमेटिक नहीं, ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक। क्योंकि नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस बन जाता है। ठीक, अब इसी के बारे में और एक दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, बहुत जरूरी। क्या क्या है वो चीजें? पहली चीज वो ये है कि 4-एनोलीन is a very good oxidizing and reducing agent। ठीक है, 4-एनिलीन इज a very good oxidizing and reducing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसका आपको शायद 11th में पता होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, याद रहे यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं कह रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग और यहां पर मैं कह रहा हूं एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूंगा वो वहां पर टिकट का एजेंट है, मींस वो सप्लाई क्या कर रहा है, वो टिकट सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होता है जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो किसी की और की ऑक्सीडेशन करवाएगा, लेकिन जब वो किसी और की ऑक्सीडेशन करवाएगा खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमने कहा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो मतलब जब वो किसी की रिडक्शन करवा रहा है तो खुद क्या हो जाएगा, खुद की वो ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब यहां पर देखो आप, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन जैसे हमारे पास रेडॉक्सीडेशन जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह से हमारे पास होता है रिडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा आपको यहां पर ये सोचना है, देखो अगर मैं पहले बात करूं जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जब 4-एनोलीन
when 4-aniline acts as an oxidizing agent, जब 4-aniline oxidizing agent की तरह काम करेगा, itself it will undergo, याद रहे, ठीक है। तो देखो क्या, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद इसको क्या हो जाएगा, खुद इसकी रिडक्शन हो जाएगी, itself it will undergo reduction, तो खुद इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। अब देखो क्यों, देखो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। अब जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो देखो ये क्या बना देता है, ये बना देता है ऐसे, यहाँ पर आ गई ये ऐसे, यहाँ पर ये आ गई ऐसे, और यहाँ पर आ गया ऐसे। अब आप बोलोगे कैसे सर, देखो सबसे पहले क्या है, ये एक बॉन्ड को तो मैं तोड़ सकता हूं ना, आई कैन राइट इट इवन लाइक दिस, यानी कि इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड है और इस कार्बन के पास भी एक अनपेयर्ड है। अब आपने क्या किया यहाँ पर काम, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लाए, आपने क्या काम किया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बन गया ना नेगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर भी बन गया नेगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इससे कुछ हो गया, क्या हो गया आपको पता है, ये किस नेचर का है, ये है एंटी एरोमेटिक। क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या है, देखो ये है सारे के सारे एटम्स sp2 हैं, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, लेकिन दिस इज कॉन्जुगेटेड क्लोज्ड रिंग विद हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या बन जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है। अब जरा खुद सोचो, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट मॉलिक्यूल विच हैज अ वेरी वेरी हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। एक वर्ड अच्छे से समझ लें क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सबस्टेंस होता है जो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाए। एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बहुत जल्दी खुद रिड्यूस हो जाए। अब देखो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएंगे। तो देखो इसने क्या ये इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा कि नहीं, बहुत जल्दी गेन करेगा। क्यों, इसको पता है जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या आ जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाई स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर तो ये एक्सेप्शनली लो स्टेबल है, यहाँ पर ये एक्सेप्शनली हाई स्टेबल है। तो लो स्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इस प्रोसेस की टेंडेंसी बहुत स्पॉन्टेनियस होगी। दैट मीन्स दिस प्रोसेस विल बी वेरी स्पॉन्टेनियस एंड इट विल बी वेरी क्विक, ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब देखो अगर यही चीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जब 4-aniline इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, जब 4 it will itself undergo। देखो मैं कह रहा हूं कि 4-aniline रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो खुद इसको क्या होगा, खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। इट विल इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो खुद इसकी क्या हो जाएगी, खुद इसकी क्या हो जाएगी, खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब जब खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो जरा आप ध्यान से देखना। अब सोचो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स देना, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है उनको हम राइट साइड में लिखते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये वाला भी लूज करेगा, ये वाला भी लूज करेगा, मींस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और जब आप देखोगे यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं फिर से इस मॉलिक्यूल की तरफ अगर मैं देखूंगा तो ये देखोगे आप एंटी एरोमेटिक है, क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और उसी तरीके से जब आप यहां पर देखोगे दिस इज अगेन एरोमेटिक विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये एरोमेटिक है विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तब भी ये बहुत ही जल्दी करेगा काम। क्यों, क्योंकि इसको पता है मैं एरोमेटिक हो रहा हूं, और जब भी
ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो वो वाली रिएक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों? इसको पता है अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करूंगा यानी कि खुद मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तब भी मैं एरोमेटिक बन रहा हूं। इसको पता है जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा यानी कि मेरा रिडक्शन हो जाएगा, तब भी मैं एरोमेटिक बन रहा हूं। लेकिन यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो दोनों केस में चूंकि ये एरोमेटिक बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 4-aniline इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप वेरी गुड भी लिखोगे ना, आप कहोगे वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड की जगह आप स्ट्रॉन्ग वर्ड भी यूज कर सकते हो। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह ये काम कर सकता है। अब ऐसे सोचो आप, अगर मान लो ऐसा होता, लेट अस सपोज, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा हो रहा है, बल्कि मान लो ऐसा होता कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता तभी ये एरोमेटिक बनता, और हम एज्यूम कर लेते हैं अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता, मान लो ये नॉन एरोमेटिक बनता। क्या बनता? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो ये पहले से ही है। अगर यहां पर मान लो ये नॉन एरोमेटिक बनता और यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एरोमेटिक बन रहा है, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जहां पर ये एरोमेटिक में जा रहा है वो प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? बिकॉज यहां पर तो एरोमेटिक बन रहा है और यहां पर नॉन एरोमेटिक बन रहा था। अगर नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर किया जाए, वी नो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, एक्सेप्शनली वेरी स्टेबल। तो जब इस 4-aniline को पता है कि जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? एरोमेटिक। और जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करूंगा तो मैं हो जाऊंगा नॉन एरोमेटिक। वो चाहेगा ना कि वो किसकी तरह काम करे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। लेकिन चूंकि यहां पर चाहे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे, चाहे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, दोनों केसेस में, दोनों केसेस में क्या हो रहा है? दोनों केसेस में ये एरोमेटिक बन रहा है। इसका मतलब दोनों केसेस में ये बहुत जल्दी ये दोनों रिएक्शंस हो जाएंगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं। ठीक, अब 4-aniline, एक और पॉइंट भी है इसका, ठीक, 4-aniline reacts with the metal sodium और पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम टू reacts with sodium और पोटेशियम without the liberation of हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। आपको पता है क्या, सोडियम और पोटेशियम जो है, दीज आर मेटल्स, अल्कली मेटल्स है। ठीक, और मेटल्स की एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से लूज कर देते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूंगा यहाँ पर आपके पास साइक्लोब्यूटाडाइन यानी कि 4-aniline है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, कोई शक तो इसमें होना नहीं चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं चाहे 2 सोडियम मेटल्स के एटम लूं या 2 पोटेशियम के एटम्स लूं, ठीक है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। आपको पता है सोडियम, देखो सोडियम क्या है, सोडियम इज 281 यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, एटॉमिक नंबर 11 है। और पोटेशियम का अगर आप देखोगे ये है 288 और 1। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, इनको चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इनके बाहर वाले में होने चाहिए 8। इसीलिए हम देखते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम वेरी क्विकली, बहुत जल्दी क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसीलिए इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सोडियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब हमको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ताकि हम सोडियम से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लें। क्यों? सोडियम की टेंडेंसी खुद भी है उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। क्यों? उसको पता है जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूंगा मेरे पास कंप्लीट ऑक्टेट आ जाएगा, तो उसकी खुद की टेंडेंसी भी होगी क्या, इलेक्ट्रॉन देने की। और हम भी चाहते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो हमें उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत। इसी तरीके से पोटेशियम के आउटर में भी 1 है, मींस ये भी चाहेगा कि ये 1 जल्दी से दफा हो जाए ताकि इसके आउटर में भी कितने आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए, क्योंकि अगर पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन इसके पास आ जाएगी। एंड वी नो आर्गॉन इज ए नोबल गैस, और नोबल गैस आर वेरी स्टेबल। तो मतलब दोनों की ही क्या होती है, दोनों की ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। अब देखो, चूंकि यहाँ पर आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, कितने सोडियम लिए हैं या कितने पोटेशियम लिए हैं, 2-2,
तो हर सोडियम से आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन, मींस आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर ऐड क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी खुद रिडक्शन हो जाएगी, मींस यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपको तो पता ही है कि प्रोडक्ट क्या मिलता है जब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है। तो देखो ये और ये मिलेगा आपको, जैसे ही ये मिल गया और क्या मिलेगा, और मिलेगा प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव या ट्वाइस K पॉजिटिव। आप देखोगे ना कि ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एरोमेटिक। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में यहाँ पर रखना, यहाँ पर 4 एनिलीन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, लेकिन किसी और मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में नहीं। ध्यान रखना 4 एनिलीन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 एनिलीन रिएक्ट्स विद मेटल सोडियम और पोटेशियम विदाउट द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन्स डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम। तो आंसर विल बी 4 एनिलीन। और भी कोई होगा वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 4 एनिलीन। प्लीज मुझे यहाँ पर भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वाला पॉइंट जो कि 4 एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम और पोटेशियम विदाउट द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 6 एनिलीन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 6 एनिलीन है। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑल्सो नोन एज बेंजीन, ठीक है। इसको बेंजीन कहते हैं और बेंजीन के बारे में आप जानते हो, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, और कुछ भी ज्यादा जरूरत पड़ने की इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एरोमेटिक है तो जाहिर सी बात है बहुत हाई स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव 8 एनिलीन। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 8 एनिलीन। नेक्स्ट हमारे पास है 8 एनिलीन और इसका जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला इज 8 एनिलीन का क्या होगा जनरल फॉर्मूला, C8H8। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो अब हमने तो ये 8 नंबर वाला बना दिया, क्लोज रिंग बनाना, लेकिन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाने हैं। आप वो कहीं पर भी बना सकते हो, 1 2 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो ये बन गया हमारे पास, और इसका नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है। ये है इसका नाम, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है। टेट्राईन क्यों, टेट्रा का मतलब ये जो लिखा है ना, टेट्रा, टेट्रा मींस 4 और इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि 4 डबल बॉन्ड्स हैं इसमें। सो दिस इज दिस वन, ठीक है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। देखो सबसे पहली बात यहां पर, हियर द बॉन्ड एंगल, हियर द बॉन्ड एंगल इज 135 डिग्री। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, वो 135 डिग्री होता है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला दिस बॉन्ड एंगल इज 135 डिग्री। हर कोई बॉन्ड एंगल 135, ये भी और ये भी। मैंने आपसे कहा था क्योंकि इसका हर एक एटम जो है वो क्या है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। मतलब ये प्लेनर होना चाहिए, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर। अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, दूसरा इसमें बॉन्ड एंगल कितना फिर होना चाहिए, 120 डिग्री। प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 135 डिग्री। द हाई बॉन्ड एंगल, द हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल है, द हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल, यहाँ पर हाई वैल्यू कितना है बॉन्ड एंगल का, 135 डिग्री। द हाई वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंगल induces angle strain in the molecule। ये मॉलिक्यूल में क्या ले आता है, ये मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने ब्रेन स्ट्रेन थ्योरी, जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी, नॉट ब्रेन, बेयर स्ट्रेन थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको उसमें बता दिया था कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है। तो यहाँ पर चूंकि जितना ज्यादा डिविएशन आप करोगे आइडियल एंगल से,
उतनी ज्यादा स्ट्रेन उसमें आ जाएगी। यहाँ पर आइडियल एंगल क्या है 120 डिग्री, लेकिन होता कितना है 135 डिग्री, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में क्या पैदा हो जाता है, एंगल स्ट्रेन पैदा हो जाता है। ऑल्सो द मॉलिक्यूल इज फॉलोइंग 4n pi इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखो यहां पर क्या हो जाता है, हम ये भी देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब वो 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है जब आप n को 2 डालोगे, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल शुड बी एंटी एरोमेटिक। अब आप बोलोगे सर कैसे एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन याद कर लो, एक क्लोज्ड रिंग होना चाहिए, यहां पर क्लोज्ड रिंग है, हर कॉर्नर एटम मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज, हर एटम क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 4n pi रूल फॉलो कर रहा है, मींस दिस मॉलिक्यूल शुड बी एंटी एरोमेटिक, और हम कहते हैं हाईली अनस्टेबल। और ये क्या होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल। आपको याद है मैंने आपसे कहा था एरोमेटिसिटी एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी देती है, उसी तरीके से एंटी एरोमेटिसिटी भी एक्सेप्शनली लो स्टेबिलिटी देती है। अब यहां पर ये मॉलिक्यूल का एंटी एरोमेटिक होना, उसकी वजह से इसमें क्या आ जाती है, एक्सेप्शनली हाई अनस्टेबिलिटी, लेकिन साथ ही साथ में इसमें तो एंगल स्ट्रेन भी है, एंगल स्ट्रेन की वजह से और ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है, मींस दिस मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। वही मैंने लिखा, दिस मॉलिक्यूल शुड बी एंटी एरोमेटिक और हाईली अनस्टेबल, बट टू compensate for this instability, this high level of instability, इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी को, but to compensate for this high level of instability, it becomes non-planar। देखो इस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। अब खुद सोचो, जैसे ही ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन प्लेनर वाला मॉलिक्यूल क्या होता है, therefore it becomes non aromatic। तो इसका मतलब 8 एनिलीन जो है दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि 8 एनिलीन हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से एंटी एरोमेटिक आना चाहिए। एंटी एरोमेटिक का मतलब इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। और जैसे ही ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, वी नो अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, वो नॉन एरोमेटिक है। बन गया ये नॉन एरोमेटिक, तो मतलब नॉन एरोमेटिक तो जाहिर सी बात है एंटी एरोमेटिक से ज्यादा ही स्टेबल होता है। ठीक, अब एक बात, इट डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस, ठीक है, therefore it becomes non aromatic। its actual shape resembles as shown। इसकी जो एक्चुअल शेप फिर देखी गई क्या होती है, इसकी एक्चुअल शेप कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे इसकी शेप होती है। ठीक है, ऐसे इसकी एक्चुअल शेप होती है, as shown, and this is known as bathtub shape। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 8 एनिलीन की जो शेप होती है दैट इज bathtub shape। इसकी ऐसी शेप नहीं होती बल्कि इसकी ऐसी शेप हो जाती है, बिकॉज दिस बिकम्स नॉन प्लेनर, तो ये बन जाता है bathtub shape। क्या बन जाता है, bathtub shape। अब एक मसला हो जाता है यहां पर, देखो आगे जब हम पढ़ेंगे एनिलीन्स में ही पढ़ेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे वो एंटी एरोमेटिक है। तो ठीक आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है क्या, कि सर ये तो बताइए, जब हमने यही चीज देखी थी कि ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है,
4 एनिलीन भी तो इसी तरीके से एंटी एरोमेटिक था, तो वहां पर क्यों नहीं हमने कहा कि वो भी नॉन प्लेनर हो गया, वो भी क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे 4 एनिलीन के केस में व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, बट होता कितना है 90 डिग्री, होता कितना है 90 डिग्री। अब देखो 120 से 90 में कितने का फर्क है, 30 डिग्री का फर्क है, लेकिन यहां पर सिर्फ 135 है, होना चाहिए था 120, फर्क सिर्फ 15 डिग्री का है। तो सर हमें तो एक चीज बताइए, इस मॉलिक्यूल में तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है और ऊपर से ये एंटी एरोमेटिक है, तो फिर क्या ये सवाल नहीं उठता है, ये वाजिब सवाल नहीं है कि अगर ये नॉन प्लेनर हो गया तो इसको तो नॉन प्लेनर होना ही चाहिए था। सवाल तो ये भी है, isn't it? तो सवाल तो ये भी है। इसका जवाब कहां से आ जाएगा? अगर आपको मेरी बेसिक चीज याद है जो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है, कोई भी मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, ये कभी भी इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि क्या वो उन रूल्स को फॉलो करता है। ये सिर्फ और सिर्फ देखा गया कि उसकी एक्चुअल स्टेबिलिटी क्या है, और फिर जब उसकी स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व किया गया उसी हिसाब से आंसर दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा था, आपको याद है वो 1% की जब मैं बात कर रहा था, अब वही 1% में ये भी ऐड हो जाएगा। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रूल्स को भी फॉलो करता है और एक्चुअल में भी यही, क्योंकि देखो रूल्स के हिसाब से तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल ये एंटी एरोमेटिक है भी, एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये उस 1% में नहीं आएगा। लेकिन रूल के हिसाब से ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन है ये नॉन एरोमेटिक। अब ये कैसे फंस गया, ये कैसे फंस गया, ये ऐसे फंस गया क्योंकि जब इसकी स्टेबिलिटी रूम टेम्परेचर पर चेक की गई तो ये देखा गया कि ये ना ही बहुत कम है, ये बहुत कम नहीं, ये बीच में है, ये इंटरमीडिएट में, अच्छी खासी स्टेबिलिटी इसके पास भी है। तो अब तो इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है कि एक तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है और इसका बॉन्ड एंगल भी चूंकि ज्यादा है, तो उस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, यानी कि नॉन प्लेनर बन जाता है। इसकी शेप ऐसे है उसको, यानी कि पहले हमें ये पता था कि ये मॉलिक्यूल हमने ऑब्जर्व किया था कि रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल नहीं बल्कि बीच में आता है, ना ही ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और ना ही ये बहुत कम स्टेबल है, ये बीच में है। तो हमें पहले से ही अब आइडिया लग गया कि ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए क्योंकि बीच का तो नॉन एरोमेटिक ही होता है। अब जब हमें ये नॉन एरोमेटिक पहले से ही पता है तो अब हमें कोई एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है ना इस पॉइंट की, तो वो एक्सप्लेनेशन ये आ जाएगी। क्या एक्सप्लेनेशन आ जाएगी? एक तो इसमें बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा है, दैट मींस एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा। दूसरा ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, अगर ये एंटी एरोमेटिक भी है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा तो और ज्यादा अनस्टेबिलिटी, तो उस अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए आउट ऑफ प्लेन चला जाता है ताकि क्या बन जाए, नॉन प्लेनर, ताकि हमारे उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ ये बिल्कुल मैच कर जाए जहां पर हमने एक्सपेरिमेंटली भी कहा था ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये देखो फिर तो हमने देखा दिस बिकम्स नॉन एरोमेटिक और इट बिकम्स नॉन प्लेनर, जैसे ही नॉन प्लेनर बन गया नॉन एरोमेटिक आ गया, इसलिए इसकी अब एक्चुअल शेप क्या होती है, ऐसी नहीं होती इसकी शेप, इसकी एक्चुअल शेप होती है बाथ टब शेप। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब मैं आपको इसी की चीज में कुछ और बताता हूँ। ठीक है, तो मुझे प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये समझ में आया कि बाथ टब शेप क्यों, कैसे कहा मैंने ये कि ये नॉन प्लेनर है, कैसे मैंने कहा कि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ठीक है, अब देख जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी इस तरह से है कि 8 एनुलीन acts as a very good oxidizing, acts as a very good oxidizing as well as a reducing agent। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग भी और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आंसर बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आपने 4 एनुलीन के केस में किया था। देखो कैसे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, अब मान लो पहले अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मींस खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, देखो, और ये ख्याल रहे इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। जब भी आप कोई भी एनुलीन बनाओगे ना, कोई भी एनुलीन जब आप बनाओगे, याद हमेशा रखना कि
उसमें जो होता है हमेशा फ्री रेडिकल की तरह वो एग्जिस्ट करता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है एज फ्री रेडिकल, हमेशा और हमेशा एग्जिस्ट करता है एज फ्री रेडिकल। याद रहे, इस पॉइंट को लिख के रख लो, ऑल एनिलीन्स एग्जिस्ट एज फ्री रेडिकल्स। जैसे मैंने वहां पर डाई रेडिकल नॉट फ्री रेडिकल, इट एग्जिस्ट एज डाई रेडिकल। आप जब उसकी वो डायग्राम बनाओगे ना, वैसे जब इसकी भी उसी तरह से डायग्राम बनाओगे, आप देखोगे यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक, तो वो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर। मेरा मतलब है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये ऐसे होगा और ये ऐसे। अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इसके पास, यहाँ से एक, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले ये क्या था, याद रहे, ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं, यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है। और अगर ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। दैट मीन्स इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब अगर देखो, किसी मॉलिक्यूल को अगर ये पता है कि मैं नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा हूं, तो उसकी तो खुद की ही मर्जी होगी क्या, वो रिएक्शन करने में। इसीलिए हमने कहा इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा होगा, और रिड्यूस करके ये ऐसे दे रहा है, विच इज एरोमेटिक, एंड दिस इज एरोमेटिक विद 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज एरोमेटिक विद 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक सवाल उठना यहाँ पर जरूर वाजिब है, सर एक चीज बताइए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल ये बाथ टब शेप की तरह होता है। ठीक, पहली बात तो आप ये बताइए कि ये बाथ टब की तरह आपने क्यों नहीं बनाया। ठीक, पहले वो बात। ठीक, पहले मैं आपको उसका आंसर दूं, आप चाहे इसको बाथ टब की तरह यहाँ पर बनाओ या ऐसे ही बनाओ, ये फाइनल आपको ये मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, ऐसा। लेकिन सर क्यों, हमें तो पता है ना कि ये नॉन एरोमेटिक है, ये बाथ टब शेप इसकी है, फिर ये ऐसे क्यों बन जाता है। आप बोलोगे सर यहां पर तो बॉन्ड एंगल होता है कितना, 135 डिग्री। मींस अगर हमने बाथ टब वाले को ऐसा बना दिया, तो मतलब यहां पर तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल 135 डिग्री होगा, जिसकी वजह से बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। फिर ही कब क्यों ऐसा बनेगा, एंगल स्ट्रेन की वजह से ही यहां पर इसने अपने आप को नॉन प्लेनर बना दिया था, और एंटी एरोमेटिसिटी होने की वजह से भी उसमें एंगल स्ट्रेन ने भी तो अपना रोल डाला था ना, ताकि ये क्या बन जाए, बाथ टब शेप। तो यहां पर भी तो आप फिर वही दिखा रहे हो 135 डिग्री, फिर यहां पर क्यों नहीं बाथ टब शेप। तो यहां पर एक चीज समझ लो, देखो एंगल स्ट्रेन मेक्स इट बाथ टब शेप। ठीक है, बाथ टब शेप, और हम कह सकते हैं दैट मेक्स इट अनस्टेबल, है कि नहीं। एंगल स्ट्रेन क्या बनाएगा, इसको अनस्टेबल बनाएगा, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। अब आप बोलोगे क्यों, देखो क्यों, यहां पर एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जरूर और जरूर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन इसको मिलती क्या है, एरोमेटिसिटी। क्या मिलती है इसको, एरोमेटिसिटी मिल जाती है। और एरोमेटिसिटी का मतलब हाई हाई हाई, वेरी हाई स्टेबिलिटी। अब देखो, एक चीज एंगल स्ट्रेन इसको अनस्टेबल कर रही है, और एरोमेटिसिटी का गेन होना इसको स्टेबल कर रही है। यहां पर जो अनस्टेबिलिटी एंगल स्ट्रेन की वजह से आ रही थी, उसको एरोमेटिसिटी कंपनसेट कर रही है, इसीलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। याद रहे, हियर aromaticity is compensating, here aromaticity is compensating for the reduced stability due to angle strain, एंगल स्ट्रेन की वजह से जो स्टेबिलिटी कम हो रही है उसको चूंकि एरोमेटिसिटी कंपनसेट कर रही है, मींस ओवरऑल ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक, यही रीजन है कि अगर यही मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मींस खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये कौन सा लूज करेगा, एक ये वाला लूज करेगा, एक ये वाला लूज करेगा। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, यहां पर आएगी पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर और यहां पर। आप देख रहे हो क्या क्या हुआ, यहां पर ये काम कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इस साइड में ये काम कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस डायरेक्शन में ये काम कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, खुद इसको क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। देखो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा ये, इसीलिए यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहां पर भी ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन यहां पर भी ये एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक कितने के साथ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहां पर क्या है, एरोमेटिक है।
यहाँ पर भी एरोमेटिक, यहाँ पर भी एरोमेटिक, इसीलिए लिखा 8 aniline acts as a very good oxidizing as well as reducing agent। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ऐसा आप सोच सकते हो कि आप कहोगे सर फिर इसका क्या मतलब सर ये हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए कितनी भी ज्यादा डिविएशन हो जाए एंगल की फ्रॉम आइडियल वैल्यू, या फिर ऐसे कहेंगे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, और फिर अगर हम ये सोचें कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके या दोनों तरीकों से ही एरोमेटिसिटी को पा रहा है, तो क्या हम हर एक केस में कहेंगे कि वो क्या होगा, उसकी शेप एंगल स्ट्रेन के हिसाब से चेंज हो गई होगी, या फिर ओरिजिनल ही रखेंगे? जैसे यहां पर तो ओरिजिनल बाथटब शेप थी, लेकिन फिर मैंने इसको ऐसा बनाया, ऐसा, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है? नहीं। एरोमेटिसिटी हमेशा कंपनसेट नहीं करेगी एंगल स्ट्रेन को, ठीक है। यहां पर तो मैंने कहा ना, मैंने ऐसा क्यों बनाया, यहां पर क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि यहां पर भी एरोमेटिक, यहां पर भी एरोमेटिक, ऑल्दो यहां पर 135 डिग्री की वजह से बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन था, लेकिन एरोमेटिसिटी ने इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी दे दी कि उसने इस एंगल स्ट्रेन को कंपनसेट कर लिया। लेकिन याद रहे, अगर एंगल बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर चाहे एरोमेटिसिटी गेन हो या ना हो, ठीक है, अगर एंगल स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है, एंगल स्ट्रेन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एरोमेटिसिटी फिर उसको कंपनसेट नहीं कर पाती है। सो यू शुड नॉट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इफ अ मॉलिक्यूल इज अचीविंग एरोमेटिसिटी देन एंगल स्ट्रेन हैज नो रोल टू प्ले। नहीं, angle strain can only be compensated by aromaticity up to certain limit, and that certain limit has been proposed to be 140 degree। यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल 140 डिग्री तक है तो एरोमेटिसिटी उसको कंपनसेट कर सकती है, लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इंटरनल बॉन्ड एंगल 140 को एक्सीड कर रहा है, फिर चाहे मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो या ना हो, वो एंगल स्ट्रेन को कंपनसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना था 135, इसीलिए एरोमेटिसिटी ने इसको कंपनसेट कर लिया, क्योंकि कट ऑफ वैल्यू कितना है 140 डिग्री। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में, या मैं ऐसे कहूं इसी मॉलिक्यूल में 145 डिग्री एंगल होता, फिर चाहे यहां पर एरोमेटिक बनता या नहीं बनता, वो एरोमेटिसिटी इसकी अनस्टेबिलिटी को बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन कंपनसेट नहीं कर पाता, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको यहाँ पर ख्याल रखना है और मुझे बताना है कि क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक, अब आप यहां पर वही वैसे ही सोच सकते हो, 8 aniline रिएक्ट्स, ये भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 aniline रिएक्ट्स विद सोडियम और पोटेशियम without liberation of hydrogen gas, without liberation of हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो जैसे उस केस में होता था। अब ये तो मुझे लगता है आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। यहां पर ऐसे बना दूं, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, ट्वाइस Na और ट्वाइस K, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि देखो यहां पर सोडियम ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ये मेटल्स हैं, तो यहां पर हमारे पास ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहां पर भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कुछ डिफरेंट आ जाए। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिएक्शन क्यों होती है इसका रीजन भी आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पर नॉन एरोमेटिक है लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक है। अब आप कहोगे सर नॉन एरोमेटिक का मतलब ये तो बाथटब बनाना चाहिए, तो बाथटब ही आपको याद रखना है, सिर्फ इसकी बाथटब है। बनाने के लिए तो बुक ने ऐसे ही बनाया होगा, इसीलिए मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही शेप होगी, यहाँ पर यही शेप होगी बिकॉज यहाँ पर एरोमेटिसिटी की वजह से ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप बाथटब शेप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 10 aniline, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 aniline, ठीक है। नेक्स्ट इज 10
एनुलिन, देखो इसमें इट एग्जिस्ट्स in three isomeric forms. It exists in three isomeric forms. इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, हमें सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं इसके, ठीक है। तीसरा बिल्कुल वैसे ही होता है जो मैं बताऊंगा, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म आपको पढ़ना है दैट इज लाइक दिस। बन गया क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है इसका एक आइसोमेरिक फॉर्म। देखो क्या होता है, ठीक है। आपको फिर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स खुद इसमें ड्रॉ करने हैं। अब देखो यहां पर जो हाइड्रोजन होता है और यहां पर जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब देखो 10 एनुलिन का ये वाला आइसोमेरिक फॉर्म जो होता है, यहां पर हम लिखेंगे, इसके रिलेटेड लिख रहा हूं, हियर देयर आर repulsions between the 2 hydrogen atoms shown। यहां पर जो मैंने आपको ये 2 हाइड्रोजन एटम बताए हैं ना, इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है, ठीक है। टू ओवरकम दिस द molecule goes out of plane, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल को क्या हो जाता है? आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। therefore this isomeric form of 10 aniline is non-aromatic। ये क्या है? दिस इज नॉन एरोमेटिक। इसको ख्याल रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 एनुलिन का ये वाला जो आइसोमेरिक फॉर्म है ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या आपको लग रहा है ये आउट ऑफ प्लेन है? अगर आप देखोगे ना, रूल्स लगाओगे ना इस पर, जैसे ही आप इस पर क्या लगाओगे रूल्स लगाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये भी sp2 लेकिन यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? इनमें रिपल्शंस हो जाती हैं, और जैसे ही इनमें रिपल्शंस हो जाती हैं उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन चलेगा मींस नॉन प्लेनर हो जाएगा, और जब नॉन प्लेनर होगा तो वो नॉन एरोमेटिक। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। ठीक है। अब यहां पर अगर आप एक चीज सोचोगे, इसमें क्या है? इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखने में तो यही लग रहा है कि इसके सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मींस मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो एक्सपेक्टेड जो इसका एक्सपेक्टेड था वो तो आएगा कि ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन जब इसकी स्टेबिलिटी को रूम टेम्परेचर पर देखा गया तो वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं थी। जब वो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं और उतना ज्यादा अनस्टेबल भी नहीं, मींस बीच में ही था कहीं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक है तो कोई एक्सप्लेनेशन तो देनी ही पड़ेगी। तो एक्सप्लेनेशन ये होती है कि इस कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्योंकि बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के, तो ये हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शंस हो जाती हैं। उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, मींस ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है। ठीक। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, आपको सिर्फ इसका यही वाला आइसोमेरिक फॉर्म पढ़ना है, दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म जरूरी नहीं है, ठीक। बस उनके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अदर टू आइसोमेरिक फॉर्म्स are also non-aromatic, but that is due to bond angle being greater than 140 डिग्री, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं बना भी सकता हूं, उसकी शेप जो है वो मुझे
बनानी नहीं आती है, दैट इज वाई। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, जरा काउंट थोड़ा सा अजीब जैसा बन गया। देखो वो जो शेप होती है दूसरे एरोमेटिक फॉर्म की, जो इसका दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म है, वो कुछ ऐसा होता है। जरा आप देखो इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वाला बन गया। इसीलिए मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 4, ठीक है। ठीक है, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे है। ठीक, अब यहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। अच्छा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, रिपल्शन होती है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और हर हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन से दूर है, तो यहाँ पर रिपल्शन वाला केस तो नहीं आएगा। इसी जैसा होता है एक और भी, इसका तीसरा आइसोमेरिक फॉर्म जो आपको बुक से इजीली मिल जाएगा। अब क्योंकि ये दो आइसोमेरिक फॉर्म्स भी नॉन प्लेनर होते हैं, बट यहाँ पर मैं रीजन नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शंस हो रही हैं। यहाँ पर जो रीजन होता है दैट इज इनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पर भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिसिटी है, और यहाँ पर लेकिन बॉन्ड एंगल 140 डिग्री से ज्यादा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था अगर बॉन्ड एंगल लगभग 140 को एक्सीड कर जाएगा तो एरोमेटिसिटी भी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी। देखो उसकी एग्जांपल आपके सामने है। अगर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दूर से दिखेगा कि ये क्या है, एरोमेटिक, और आपको पहला ऑप्शन भी एरोमेटिक दिया होगा, आप खुशी खुशी बाहर आओगे, लेकिन बाहर में पता चलेगा कि नहीं ये तो नॉन एरोमेटिक है। तो जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली एनिलीन्स के केस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा एरोमेटिक कौन सा नॉन एरोमेटिक। एनिलीन के केस में ये बहुत ज्यादा धोखा लग जाता है कि जो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कौन कौन सा एनिलीन किस नेचर का है। 8 एनिलीन भी हमारे पास क्या है, 8 एनिलीन नॉन एरोमेटिक है। हमारे पास 10 एनिलीन नॉन एरोमेटिक है। हमारे पास 6 एनिलीन एरोमेटिक है। 4 एनोलिन एंटी एरोमेटिक है। रूल्स वहां पर वो फॉलो कर रहे हैं, आंसर भी हुई। लेकिन 8 एनोलिन और 10 एनोलिन के केस में जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं आंसर बिल्कुल उसका अपोजिट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सब की सब चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 12 एनोलिन। ठीक है, और जितने मैं एनोलिन पढ़ा रहा हूं बस यही काफी है, आगे आपको कोई भी एनोलिन और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जितनी मैं इंफॉर्मेशन लिखवा रहा हूं ओनली दैट मच इज मोर देन इनफ। 12 एनोलिन को सिंपली लिखो, इट इज नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इट इज नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना है। अब आ जाओ 14 एनोलिन पर। 12 एनोलिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 14 एनोलिन हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। ठीक, अब 14 एनोलिन में क्या होता है, देखो होता कैसे है पहले ये। ठीक है, ऐसे ये होता है। देखो अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आ गया 14। तो ये है हमारे पास C14 H14। ठीक है, अब आपको ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लेने हैं। देखो वहां यहां पर छोड़ो, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर। तो ये है आपके पास C14
H14। अब यहां पर देखना आप, ये वाले जो हाइड्रोजन है आपके पास ये नजदीक नजदीक है, ठीक है, लेकिन क्या मैं आपको बताता हूं ना, अब चूंकि ये हाइड्रोजन भी हमें लग रहे हैं नजदीक है, यहां पर हम कहेंगे ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल देयर इज नो रिपल्शन, there is no repulsion between the hydrogen atoms as shown in the figure, ठीक है। यहां पर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके बीच में कोई भी रिपल्शन नहीं होती। कौन से वाले हाइड्रोजन एटम्स? ये वाले हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं इनमें, क्योंकि हमें लग रहा है फिगर को देखकर कि ये नजदीक नजदीक है, तो जैसे 8 एनुलिन के केस में क्या हुआ था कि वो नजदीक नजदीक आए थे, रिपल्शन की वजह से वो आउट ऑफ प्लेन नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन यहां पर भी अगर आप वैसा सोच रहे हो तो नहीं, क्यों? बिकॉज यहां पर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, वहां पर था सिर्फ C8H8, लेकिन यहां पर है C14H14। जाहिर सी बात है C14H14 का साइज बहुत बड़ा है, और जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा, जो एटम्स करीब दिख रहे हैं वो उतने ज्यादा दूर ही होंगे एक्चुअल में। ये तो बनाने के लिए है, लेकिन असल में तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन एटम दूर दूर है, तो यहाँ पर रिपल्शन होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हर एटम आप देख रहे हो दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर कॉर्नर एटम अगर आप देख रहे हो, और अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है। सो रिमेंबर 14 एनुलिन इज एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि यहां पर कोई भी रिपल्शन नहीं होती जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता, और अगर नॉन प्लेनर यानी कि नॉन एरोमेटिक हो जाता, ठीक है। सो इट फॉलोज ऑल द रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो आप देखो इस मॉलिक्यूल पर जब हम रूल्स अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से एरोमेटिक आंसर आता है, और हकीकत में भी ये एरोमेटिक है, मींस ये उस 1% वाली कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब इसी के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ हाउएवर मेरे लिए अच्छा बोले हम लिखेंगे, however if the hydrogen atoms, if the shown hydrogen atoms ये जो मैंने हाइड्रोजन एटम्स दिखाए हैं are replaced by methyl group, then the repulsions between them become very high, and the molecule goes out of plane, और मॉलिक्यूल जो है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, hence नॉन एरोमेटिक। hence क्या हो जाएगा? hence ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको जरूर और जरूर आपको ख्याल रखना है। मतलब देखो, अब अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाओगे, इस हाइड्रोजन को हटाओगे, इस हाइड्रोजन को हटाओगे और इस हाइड्रोजन को हटाओगे, हमें इनको किसके साथ रिप्लेस करना है? मिथाइल के साथ। किसके साथ? मिथाइल के साथ। मिथाइल मीन्स CH3, मिथाइल मीन्स CH3, मिथाइल मीन्स CH3। अब आप जरा मुझे खुद सोच के बताओ, हमने कहा हाइड्रोजन के बीच में इसलिए रिपल्शन नेग्लिजिबल है बिकॉज उनका हाइड्रोजन का साइज छोटा है और मॉलिक्यूल का ओवरऑल साइज बहुत बड़ा है। हाइड्रोजन चूंकि खुद बहुत छोटा है और मॉलिक्यूल खुद बहुत बड़ा है, तो हाइड्रोजन आपस में दूर होंगे। लेकिन एक बात याद रहे, हाइड्रोजन अगर इतना है, मिथाइल इतना है, ठीक है। तो अब हमने चारों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया? मिथाइल से। अब ठीक, मॉलिक्यूल का साइज तो उतना ही है, लेकिन जो अटैच्ड एटम्स हैं वो बड़े बड़े साइज के हैं। जरा क्या आप इमेजिन कर सकते हो, अगर एक चीज कांस्टेंट रह रही है, वो क्या है? मॉलिक्यूल का खुद का साइज, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ जो हम एटम्स को कंसिडर कर रहे हैं उनका साइज बढ़ जाएगा। अगर उन एटम्स का साइज बढ़ जाएगा मींस वो आपस में करीब करीब आ जाएंगे। जब वो आपस में करीब करीब, तो रिपल्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मॉलिक्यूल में जब बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, मींस अब ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर अब आप कहोगे सर अगर हम इथाइल को रिप्लेस करें, हाइड्रोजन की जगह इथाइल लाएं, आपने तो सिर्फ मिथाइल लाया,
मैंने मिथाइल इसलिए लाया बिकॉज मिथाइल सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप है, सबसे छोटा। मिनिमम जो आपको अल्काइल ग्रुप है वो कौन है? मिथाइल। जाहिर सी बात है अगर आप इथाइल लाओगे, प्रोपाइल लाओगे, वो तो इससे बड़े ही होंगे। अरे जब इसके केस में हमारे पास रिपल्शन हैं तो उनके केस में तो ऑटोमेटिकली वो रिपल्शन खुद ब खुद ही आ जाएंगी। इसलिए हमने सिर्फ मिथाइल ग्रुप के रिलेटेड पॉइंट लिखा। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 एनुलिन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 14 एनुलिन। अब हम आते हैं 18 एनुलिन। 16 एनुलिन नहीं है। एनुलिन नहीं है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है। मैंने कहा जो जो एनुलिन मैं ही पढ़ाऊंगा बस काफी है। ठीक, नेक्स्ट इज 18 एनुलिन। क्या है? 18 एनुलिन। ठीक है, 18 एनुलिन क्या है या कैसे है? ये है 18 एनुलिन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये है आपके पास क्या? 18 एनुलिन। ये है आपके पास 18 एनुलिन। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? अब हमें बॉन्ड्स बनाए हैं तो खुद बनाने की कोशिश करो। ऑल्टरनेटली आपको बॉन्ड्स डालने होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास 18 एनुलिन। 18 एनुलिन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्या है? 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और जब हमारे पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पूरा का पूरा रिंग कंजुगेटेड है और पूरे रिंग प्लेनर है, दैट मीन्स इट इज एरोमेटिक इन नेचर। It is aromatic in nature. So even 18 aniline is aromatic in nature. ठीक है? Now 18 aniline में कितने बॉन्ड्स आ गए? सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 आ गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड। ठीक है, 18 आ गए। Now 18 aniline, हाँ 18 एनुलिन। ठीक है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या आ जाएगा? ये एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक नेचर। अब यहां पर भी आप देखोगे कि मैं जब हाइड्रोजन की बात करूंगा, यहां पर ये हाइड्रोजन है वो वाला जो अंदर वाले की बात करूंगा। ठीक, मैं आपको बताता हूँ ना ताकि आपको डाउट इसमें भी ना रहे। अब यहां पर देख लेना, यहां पर भी वो वाले जो हाइड्रोजन जैसे हमने पिछले मॉलिक्यूल में कंसिडर किए, अंदर वाले किए थे ना, जो अंदर वाले एजेस थे। ठीक है, ठीक, यही है ना वो हाइड्रोजन जिनको हमने पिछले टाइम पर कंसिडर किया था। देखो हियर इवन इफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, हियर इवन इफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, द रिपल्शंस आर वेरी लेस। द रिपल्शंस आर, मैं ऐसे लिखूंगा, द रिपल्शंस आर नेग्लिजिबल। पिछले केस में आपको याद है 16 एनुलिन के केस में क्या हुआ था? 16 के 12 एनुलिन पढ़ रहे थे, 14 एनुलिन पढ़ रहे थे। 14 एनुलिन के केस में ये हुआ था कि जब हमने हाइड्रोजन को मिथाइल के साथ रिप्लेस किया था तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया था। लेकिन याद रहे 18 एनुलिन के केस में चाहे आपके पास हाइड्रोजन हो या इन हाइड्रोजन को आप मिथाइल के साथ रिप्लेस कर लो, तब भी ये आउट ऑफ प्लेन नहीं चला जाता। बोलो क्यों? बिकॉज यहाँ पर साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पर साइज बहुत बड़ा है। और अगर आप इसमें मिथाइल भी लगाओगे, अब हालांकि हम कहेंगे अगर ये हाइड्रोजन है ये मिथाइल है, लेकिन अब कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल का खुद का साइज बहुत बड़ा है, तो ये वाला जो मिथाइल है ये कंपैरिजन में बहुत छोटा है। क्योंकि बहुत छोटा है मतलब दूर दूर होंगे मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे से, तो रिपल्शंस भी बहुत कम होंगी। मॉलिक्यूल को कोई जरूरत नहीं है कि वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाए। इसका मतलब यहाँ पर 18 एनुलिन भी क्या है? 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये भी क्या है? ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, और लास्ट आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना है, दैट इज 22 एनुलिन। बस सिर्फ याद रखना है कि 22 एनुलिन इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, 22 एनुलिन इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। आई होप कि आज की क्लास में जो भी हमने ये पढ़ा
ये आपके दिमाग में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब चीज़ को समझ लो। जितने भी एनिलीन्स हैं, आज हमने टॉपिक खत्म कर लिया एनिलीन का। जितने मैंने एनिलीन्स पढ़ाए हैं और जिस एनिलीन के बारे में मैंने जितना पढ़ाया है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही आप पढ़ लेना, ठीक। सो वी विल स्टॉप हियर, बट आई होप कि आज आपको आज क्लास में मज़ा भी आया होगा और आपने सीख भी लिया होगा। जहाँ जहाँ मैंने कमेंट करने के लिए बोला, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये सोच के कि GOC पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। We are just left with 2-3 lectures for this and then we'll be winding it up, ठीक। So we will meet in next class, inshallah.